अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। और प्रोग्राम आपके लिए जुम्मतुल मुबारक को हम लेके आते हैं यू आस्क्ड फॉर इट। हमारे साथ आज हमेशा की तरह डॉक्टर सदाकत अली तो मौजूद हैं ही, तो आपकी पहले मुलाकात उनसे करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। और क्योंकि हमारे साथ आज कुछ शुरका जिनको आप दूसरे विलिंग वेज के प्रोग्राम्स में देखते हैं वो भी मौजूद हैं। मिस शुमाइला बतूल यहाँ पे मौजूद हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज की और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सर, आज जो मकसद था यहाँ पे इनको भी हमने कहा कि ये भी साथ हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि मसला जो है वो एक जनरलाइज्ड किस्म का है और हमें इस पे जो इनबॉक्स में काफ़ी मुख्तलिफ़ टाइम पे क्वेरीज़ भी आती रहती हैं। मसले की नौइयत कुछ इस तरह से है कि लोग महसूस ये करते हैं, हमसे ये पूछते हैं कि अपनों से क्यों दुख और दर्द ज़्यादा मिलते हैं दूसरों की बनिस्बत, कि अगर कोई बैक स्टैबिंग करता है तो पता चलता है कि अपना ही है कोई, अगर खुदा न खास्ता जो है हत्ता के कई दफ़ा जब हम देखते हैं तो लोग अपने ही एक दूसरे को जो है वो कत्ल भी कर देते हैं और हर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये एक अजीब सा फिनोमेना लोग देख रहे हैं। इज़ इट समथिंग दैट इज़ एक्चुअली देयर और इज़ इट जस्ट एन इंडिविजुअल परसेप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सदाकत अली, आई वुड लाइक टू टेक योर कमेंट्स ऑन इट। अच्छा, बात यह कि अज़ल से इंसान को ज़्यादा ख़तरात दूसरों से थे जी। अच्छा, बल्कि दूसरे लोगों से भी नहीं थे जितने के दूसरे हैवानों से थे। और अज़ल से इंसान का वास्ता दरिंदों से रहा इंसानों की बजाय, और इंसानों की बुनियादी पॉलिसी उस वक्त ये थी कि या तो वो दरिंदे से मुकाबला करेंगे या फिर राह फरार इख्तियार करेंगे। गुड इनफ। और इंसानों का आपस में कोई ऐसा लेन देन था नहीं, कोई कारोबार नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। और लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा, कोई 2,30,000 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद इंसानों ने थोड़ा होश पकड़ना शुरू किया कि हम सोच विचार कर सकते हैं, हम आपस में रिश्ते नाते बना सकते हैं, कुछ लेन देन कर सकते हैं। तो इंसानों ने एक दूसरे के साथ सोशलाइज करना शुरू किया 5-6 हज़ार साल पहले। फिर इंसान ने शादी ब्याह करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही रिसेंट बात है, दुनिया 2.5 लाख साल से इंसानों का बोझ उठाए हुए है और शादी ब्याह का सिलसिला 5-6 हज़ार साल पहले का है। ठीक। पहला पेशा जो इंसान ने इख्तियार किया वो काश्तकारी का था, वो कोई 12,000 साल पहले इख्तियार किया। बातचीत इंसान ने कोई 10,000 साल पहले शुरू की। और इतनी लेट बातचीत करने की वजह ये नहीं कि इंसान बोल नहीं सकता था या गूंगा था, बल्कि उनको ज़रूरत ही पेश नहीं आई एक दूसरे से बात करने के लिए। उनका वास्ता या तो नबातात से था जो कुदरती हुआ करती थी, या हैवानात से था जो कि उनके लिए ख़तरे का बायस बनते थे या इंसानों की खुराक बना करते थे। ठीक। तो इस लिहाज से जब इंसानों ने इंसानों के साथ तवज्जो के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया जी, तो उन्हें बात करने की ज़रूरत पेश आई। राइट। और बात करना आती नहीं थी, तो फिर वो जैसे किसी ना किसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से या कोई एक आध लफ्ज़ बोल के एक दूसरे तक पैगाम पहुँचाया करते हैं। फिर इंसान तरक्की करते करते ये तहज़ीब याफ्ता हो गया, तरक्की की मंजिलें तय करने लगा। फिर देहातों से शहरों का रुझान पैदा हुआ, शहर बनने शुरू हुए जी। ज़िंदगी की जो जदीद शक्ल है फिर पिछले 200-400 साल में ये उभर के सामने आने लगी। और पिछली सदी में फिर इंसान बहुत ही महवे हैरत हो गया कि दुनिया क्या से क्या हो रही है। और बहुत सी इजादात हुई पिछली सदी में, और उन इजादात के नतीजे में इंसान का एक दूसरे से ज़्यादा और गहरे से गहरा वास्ता फास्ट ट्रैक पे होने लगा। और इंसान को अभी संभलने का भी मौका नहीं मिलता, तो उससे कोई गलती हो जाती है और दूसरा उस गलती के जवाब में फिर गलती करता है, रद्द-ए-अमल देता है। तो इंसानों से बड़े मसाइल होने लगे। और देखते ही देखते मंजरनामा सारा उलट गया कि गैरों से अब इंसानों को कम ख़तरात लाहक हैं और अपनों से ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा गहरा इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नाते के हवाले से, कारोबार के हवाले से होने लगा। सो यही वजह है कि इंसान जो है तड़प उठे, लेकिन उनकी सोच ओरिजिनल बाकी है।
कि गैरों से ख़तरा होता है, अपनों से नहीं होता, और गैरों में से भी इंसानों से नहीं होता, हैवानों से होता है। अब ये सारा मामला जो है पलट गया है, बदल गया है, और इंसानों को ये नई रियलिटीज़ का सामना है कि अब उनको कोई भी ख़तरा हैवानात से नहीं है ज़्यादा जी, और उनको अजनबियों से भी कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं, क्योंकि सिविलाइज दुनिया में पुलिस होती है और ऐसे सिस्टम्स होते हैं, जुडिशरी है, मुल्कों की फ़ौजें होती हैं, और वो कोई ट्राइबल सिस्टम अब ज़्यादातर दुनिया में बाकी नहीं रहा। ख़ास तौर पर शहरों में तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। शहरों में तो अगर आप किसी को सिर्फ धमकी दे दें कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो दफ़ा 506 लगती है और 5-6 साल फिर खजल खुआरी होती है कोर्ट कचहरी में। सर, द रीज़न जो भी आप बता रहे हैं, तो अगर हम इस वक्त के सिनेरियो में बात करें कि अब आजकल अपनों से ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो ज़्यादा हमें ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो इसकी रीज़न क्या जज्बाती अटैचमेंट है? क्या वो रीज़न बन जाती है कि क्योंकि हम अगर अपने कोलीग्स की बात करते हैं या दूसरे लोगों की बात करते हैं जिनसे हमें इनफैक्ट अब ख़तरा नहीं है, लेकिन परसेप्शन ये था कि उनसे ख़तरा होना, उनके साथ हमारी इतनी इमोशनल अटैचमेंट होती नहीं है, तो हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हाँ अगर ये कोई पहुंचा भी लेता तो हम उन कंटेजियस नहीं होने देते उन फीलिंग्स को। सो क्या इमोशनल अटैचमेंट रीज़न बन जाती है कि हम हर्ट फील करते हैं जब हमारा अपना कोई? देखिए, ट्रांजैक्शंस आर टू मेनी, लेन देन बहुत हो गया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं, कायदे कवानीन बहुत हो गए हैं, और उसकी वायलेशंस बहुत हो गई हैं, क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात सोचे समझे बिना ऐसे इक़दामात करता है जो तयशुदा मामलात से हट कर होते हैं, और इंसान चूँकि ज़्यादा आदतों का पाबंद है तो वो सही किसी और बात को समझता है और करता वो कोई और बात है, और किसी के साथ मामलात कुछ और तय होते हैं, और अमली तौर पर इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हम दूसरों से वादे करते हैं और हमारे इरादे भी नेक होते हैं, लेकिन हमारी आदतें ठीक नहीं होती, हमारी वैल्यूज़ कोई बहुत ठीक ठाक नहीं होती। तो अमली तौर पर जब सूरत हाल सामने आती है तो हमारे इरादे और वादे दरे के दरे रह जाते हैं, और हमारी नापुख्ता जो इल्लतें हैं और हमारे इम्पल्स हैं या हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे मुफादात हैं, वीक बिलीव्स भी हैं हमारे, वो यानी कोई वैल्यू सिस्टम कमज़ोर होना, जैसे सच ना बोलना, ये बहुत आम है कि वक्ती तौर पर अपने आप को बरी और ज़िम्मा करार देने के लिए झूठ का सहारा लेना और सच का सहारा ना लेना, और झूठ को अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस समझना। बहुत से लोग झूठ की चादर ओढ़कर ज़माने की सख्तियों से बचने की कोशिश करते हैं। इससे सिर्फ आप टाल सकते हैं अपने ऊपर आने वाली बला को या मुसीबत को। अमली तौर पर झूठ आपका तहफ़्फ़ुज़ कभी भी नहीं करता। इन शॉर्ट टर्म फोकस में वो उससे ज़रा सेफ हो रहे हो, बस टालने वाली बात है, कल पे डाल दें, परसों पे डाल दें, ये क्विक फिक्स है झूठ। और जो लोग झूठ का सहारा लेने के आदी हो जाते हैं तो पहले वो ज़रूरतन झूठ बोलते हैं, फिर वो कभी डर से भी झूठ बोलते हैं, फिर वो शौकिया भी झूठ बोलने लगते हैं, फिर वो बिला इरादा झूठ बोल रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। और कभी अपने शर्मिंदगी को छुपाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, जैसे लेट आएंगे तो कहेंगे कि जी ट्रैफिक का मामला था, हालांकि अगर एयरपोर्ट पे पहुंचना हो और अमेरिका का वीज़ा पहली दफ़ा लगा हो तो आप कभी भी देर नहीं होते, या डेट पे जाना हो तो आप कभी भी देर से नहीं जाते। लेकिन जहां आपकी कोई जिम्मेदारी होती है वहां देर से पहुंचना बाज़ औक़ात तो हम बाइसे इज़्ज़त समझ लेते हैं कि हम जो देर से पहुंचते हैं और दूसरे हमारा इंतज़ार करते हैं तो ये कोई हमारे लिए इज़्ज़त का बाहिस है। तो हकीकत में तो ऐसा नहीं। तो इंसान जो बहुत ही कुर्बत की अब ज़िंदगी गुजारता है, बड़ी स्ट्रक्चर्ड लाइफ गुजारता है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां इंसान ने कल्चरली डाली हुई हैं, और जहाँ किसी का ज़ोर चलता है वो जिम्मेदारियां दूसरों पे डालता है और उनसे तकाजा करता है और एहतसाब करता है, और जहाँ इंसान का ज़ोर नहीं चलता वहाँ वो बात का सब्र से काम लेता है।
मेरा ख्याल है मिस सामना नवाज़ जो है वो हमारी इस बात से कोई एग्री नहीं करती, इनका एक्सपीरियंस बेहतर है अपनों के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सर। इसमें ये जो रंजिशें हम पाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रंजिशें हैं वो अपनों से ज़्यादा होती हैं। पुराने कोई किसी ने कभी कुछ किया और वो हम फिर दिल में रख लेते हैं। तो क्या उसका भी कोई होता है इसमें कंट्रीब्यूशन कि अपने फिर ज़्यादा हर्ट भी करते हैं, कोई पुरानी दुश्मनी रखते हैं दिल में? आप लोग तो इसको इमोशनल बैगेज कहते हैं। जी बिल्कुल। रंजिशें या रिजेंटमेंट्स इनको कहा जाता है, ये ऐसे गिले शिकवे होते हैं जिनको हम अपने दिमाग में जुगाली करते रहते हैं। यानी किसी ने एक दफ़ा कोई कसूर किया है और हम बार बार ज़हन में उसको भेज रहे हैं। रीसेंटमेंट कहते हैं इसको, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है रीसेंटमेंट, जिससे अंग्रेज़ों ने मुख्तसर करके रिजेंटमेंट बना लिया और हम उसे रंज कहते हैं। इसमें आपको उर्दू, अंग्रेज़ी और लातीनी में मुमासलत भी थोड़ी बहुत नज़र आती है। रंज से फिर रंजीदगी होती है, और रंजीदगी का मतलब यह है कि दूसरा कोई फर्दर ऑफेंस ना भी करे, दूसरा कोई मज़ीद ज़्यादती ना भी करे, एक ज़्यादती करके वो चला गया तो आप उस ज़्यादती को असर नौ अपने दिमाग में तरोताज़ा जब रखते हैं तो उससे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स फ्लो करने लगते हैं जो हमारी सेहत के भी ख़िलाफ़ हैं और हमारी ज़हनी सेहत के भी वो ख़िलाफ़ हैं। तो बहुत से दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिस दिन नाराज़ी होती है किसी से, उस दिन मामलात इतने ख़राब नहीं होते, और हफ्ते बाद जब आपकी मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि आपके ताल्लुकात तो पहले की निस्बत खामोशी से बहुत बिगड़ चुके हैं। और ये जो हमारा तड़पना है और तकलीफ़ में मुब्तला होना है या गिले शिकवे करना है कि दूसरे ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो ये वायलेटेड एक्सपेक्टेशन जिन्हें कहा जा सकता है कि जो शायद क्लैरिटी नहीं होती या बाज़-औक़ात विन विन डील नहीं होती। मुआशरे में ऐसे रिश्तों में लोग होते हैं जो बराबरी के नहीं होते और किसी का चढ़ाई का हक़ ज़्यादा बनता है, चाहे बुज़ुर्गी की वजह से बने या किसी स्टेटस की वजह से बने या मतहती की वजह से बने। तो ये जो बीच में नई वजूहात आ जाती हैं जिसमें किसी को एज हासिल हो जाता है और वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो मुंह में आए वो कह देता है। कम से कम दूसरे जानदार किसी दूसरे को जो मुंह में आए नहीं कह सकते। कोई कौवा कितना भी काएं काएं करे, वो महदूद वोकैबुलरी के साथ ही ऑपरेट कर रहा होता है, जबकि इंसान किसी दूसरे के साथ बात करते हुए काफ़ी लूज टॉक कर जाते हैं और बाज़ औक़ात उनकी ये जो लफाजी होती है या जो इबलाग की सलाहियत है, ये जो उनके हक़ में जानी चाहिए, ये उनके मुखालफत में जाने लगती है और वो लोग समझते हैं कि दूसरा ही कसूरवार है और ख़ुद उनका अपना कोई कसूर नहीं है। मुझे बात याद आ गई, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। वो कहते हैं कि मुझे जब भी तकलीफ़ पहुंची, मुझे अपनी खामोशी से नहीं पहुंची, मुझे अपने अल्फाज से पहुंची है। सो व्हेन वी डोंट यूज़ आवर वर्ड्स केयरफुली, दैट्स व्हेन वी गेट इनटू आवर ओन ट्रैप। लेकिन साइलेंस या खामोशी भी कोई कारामद चीज़ नहीं है। साइलेंस किल करने वाली चीज़ है, बहुत सदमेरी सी पैदा हो जाती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई बात अच्छी कहने के लिए नहीं है तो एज ए लास्ट रिज़ॉर्ट आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकते हैं और फिर जब आपको कोई अच्छी बात सूझे तो आप उस बात के साथ सामने आ जाते हैं। और ये जो शिकवा अपनों से बहुत ज़्यादा हो गया है और परायों से अब कोई शिकवा नहीं, क्योंकि उनसे हमें तवक्को कोई नहीं होती और वो जब कोई मेहरबानी फरमाते हैं तो हमें बड़ा एहसास होता है बाज़ औक़ात कि लोग छोटे छोटे रिश्तों में या कंट्रैक्चुअल रिश्तों में, मतहती के रिश्तों में बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए कारामद बनते हैं और सफ़र में लोगों की दोस्ती हो जाती है तो ज़िंदगी में एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन जो खूनी रिश्ते होते हैं बाज़ औक़ात उनके हाथों बहुत इंसान पर खूनी रिश्ते जो है तो वही तो खून कर भी देते हैं, खूनी रिश्ते भी देते हैं। सर मेरा एक सवाल, जैसे मिस सामना ने अभी बात की रिजेंटमेंट्स की, सो रिजेंटमेंट्स तो फिर इसका मतलब ये वो जितनी भी अभी आपने एक्सप्लेनेशन दी इसके हवाले से और बड़े अच्छे तरीके से बताया, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल इन फैक्ट अपनी तकलीफ़ के, फिर हम रिस्पॉन्सिबल हुए बिकॉज वी आर। हम हर तरह ही अपने सूरत हाल के
ज़िम्मेदार होते हैं। बज़ाहिर हमें लगता है कि दूसरा हमारे साथ ज़्यादती करता है, लेकिन अगर हम प्रोब करें तो कहीं हमारी अपनी गलती होती है और हमें वो नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि हमें अपनी गलती में कोई अच्छाई नज़र आ रही होती है, कोई नेकी नज़र आ रही होती है, कोई मुस्बत पहलू नज़र आ रहा होता है। और बाज़ औक़ात हम अपनी गलतियों पे फ़ख्र करते हैं, हम शहीद वफ़ा समझते हैं अपने आप को, हम समझते हैं कि इसकी वजह से हमें जन्नत मिलेगी, और हम अपनी गलतियों के आइंदा भी दोहराए जाने का इरादा पुख्ता ज़ाहिर करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर मेरी जो पारसाई है, या अगर मेरा जो अच्छा रवैया है, या अगर मेरी मेहरबानी जुर्म है, तो ये जुर्म मैं करता रहूँगा। एग्जैक्टली सर, मेरे में भी क्योंकि जिन फैमिलीज़ को हम देखते हैं तो वो इस तरह की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, यानी एक उनका लव्ड वन उनको बार बार इमोशनली हिट कर रहा है, वो टॉर्चर कर रहा है, दे बिकम यूज्ड टू इट। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है डॉक्टर इजाज़, अगर मसला जो आज का है जिसके लिए हमने थोड़ी सी बातचीत जनरल से की है, तो वो मसला बता दें, फिर हमारे वक्फे का भी मौका आ रहा है, तो आप पहले मसला बता दें, तो फिर वक्फा और फिर हम उस पर बात करें। ये जी हमारे क्योंकि विलिंग वेज फेसबुक पेज पे काफ़ी लोग विज़िट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ लोग तो नोट्स भी लेते हैं, और वो हमसे मिले नहीं भी होते, मगर कोई दुबई में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई इंग्लैंड में, दे नो अस बिकॉज दे कीप ऑन वाचिंग अस। हैरत अंगेज़, हाँ जी, इतना फीडबैक आता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे, चूँकि विलिंग वेज के फेसबुक पेज का फीडबैक आता है, तो हर चंद मिनट के बाद जब मेरी नज़र बढ़ती है तो वहाँ मैसेजेस का एक जहान आबाद होता है, जिसमें लोग दिल की बातें कर रहे होते हैं। और हमारे चूँकि ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, हम उनको बात कोई 4-6 घंटे के बाद जवाब दे रहे होते हैं। तो कल ही मैं देख रहा था कि फ़ेसबुक की तरफ से नोटिस आया हुआ था कि आप जल्दी जल्दी जवाब दिया करें, आपका जवाब देर से आ रहा है। सही, क्योंकि वो वॉच करते रहते हैं, क्योंकि कितने मैसेज आते हैं और जवाब कितना आता है। तो हमने चूँकि दिन में 3 मौके रखे होते हैं जवाब देने के लिए, तो इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात हमारा जवाब 8 घंटे पुराना होता है, लेकिन हम सोच समझ के बात करना चाहते हैं, लोगों को सोच समझ के बताना चाहते हैं। ये मैं उन मैसेजेस की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट मैसेजेस होते हैं, और फिर वो मैसेजेस हैं जो कमेंट्स की शक्ल में आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हो रहा है कि हमारा मुआशरा किस किस्म की परेशानियों से दोचार है, किस किस्म के मसले हैं, और हल भी अयां होता नज़र आता है। डॉक्टर साहब, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो है ना मंडे को जो प्रोग्राम होता है उसमें हम एक साइकेट्रिस्ट हैं जो यहाँ पे विलिंग वेज में भी मौजूद होते हैं, उनको हमने मदऊ किया है, और डॉक्टर फरासत अली जो हैं उनको हम मंडे को 5 से ऑनवर्ड्स उनके साथ इंटरव्यू, और जहाँ पे बात हमारी हो रही थी मैंने कहा डॉक्टर साहब बताएं किस तरफ जा रही है शरह, जो मसले ज़हनी मसले जो बढ़ रहे हैं, और वो भी यही, आप भी यही बात करते हैं और वो भी यही करें कि बढ़ते जा रहे हैं मसले, और इनका हल हमारे पास चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आज का जो मसला है जो हमें इनबॉक्स में आया वो बयान करूँ, हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक से पलट के आते हैं तो फिर मसले पर बात करते हैं। नाज़रीन, वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। एंजाइटी बेसिकली बेचैनी क्रिएट होना, और कौन सा इमोशन इसके पीछे रोल प्ले कर रहा होता है, वो खौफ का होता है। फियर का इमोशन जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है तो वो फियर की बजाय एंजाइटी कहलाता है। सो वो हमें एंशियस करता है, बेचैन करता है। सो एंजाइटी इन फैक्ट एक इमोशनल प्रॉब्लम है। एंजाइटी को प्रॉब्लम हम तब कह रहे हैं जब ये डिसफंक्शनल कर दें हम, अदरवाइज एंजाइटी हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एलिमेंट होता है। मैं आपसे ये पूछने वाला था, क्या अगर एंजाइटी ना हो, ज़ीरो हो जाए, तो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे मेरा कल पेपर है और आई एम नॉट एंशियस अबाउट दैट, तो क्या होगा? डिसफंक्शनल ना
वो भी तो डिसफंक्शनल ही होगी ना। तो कुछ हद तक एंजाइटी ज़रूरी है। वेरी राइट। देखिए मैंने पहले भी जब हम इमोशनल कंट्रोल पर एक प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने बताया था कि बाय द डेफिनेशन जो पर्पस हमारी लाइफ में इमोशंस का है वो हमें सर्वाइवल के लिए स्पर करना है। सो हर इमोशन का रिगार्डलेस कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस उसका ज़रूर है। फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। मगर फियर से इसका मतलब है कि फ़ायदा भी पहुंचता है कि हम वो चीज़ें जैसे सांप है या कोई और ऐसी चीज़ है उससे हम अपना थोड़ा फासला रखते हैं। मगर जब हम उस फियर को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं और फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और हम किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में रूनुमा हो जाता है जो हमारी सोचों पर भारी पड़ जाता है, जो हमारी सोचों का हिस्सा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में वी बिकम फोबिक, हमें उससे डर लगने लग जाता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. तो नाज़रीन, आप यकीनन ब्रेक में चुस्त तवाना होकर बिल्कुल तैयार हो गए होंगे, क्योंकि मसला जो है हम आपको बयान करने वाले हैं। और ये जो हमारी डिस्कशन चल रही थी अभी डॉक्टर सदाकत भी जिसमें हमें अपने एक्सपर्टीज़ बता रहे थे, और मिस आमना नवाज़ भी, और मिस जो है शुमाइला बतूल भी, और शुमाइला का नाम भूल रहे हैं। ये कमाल है, इनका नाम भूल जाता। आप बादाम लेना शुरू ये लगता है कि बादामों का सिलसिला जो है ना, इनका दरअसल करीब बैठी हुई है ना, तो इनका रो भी बड़ा है, रास्ता है ना यहाँ की। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कोई मैं पिछले 50 साल से शब रोज़ को देख रहा हूँ, बड़े क्लोजली मुआशरों को देख रहा हूँ, और 40 साल तो मुझे इस फील्ड में काम करते हुए हो गए हैं। तो जो मसले पहले नहीं थे वो अब पैदा हो रहे हैं। जो नफ्सियाती बीमारियां पहले खाल खाल होती थी अब बहुत आम हो गई हैं। जो बड़ी उम्र में जाके होती थी बीमारियां वो अब छोटी उम्र में होने लगी हैं। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर अब बहुत अर्ली एज में होने लगा है। एडिक्शन की एज गिर गई है। पहले एडिक्शन 40 से ऊपर के लोगों का काम होता था, अब टीनेजर्स का ये काम हो गया है। तो दुनिया चूँकि बड़ी फास्ट ट्रैक पे हो गई है और बहुत पेचीदा भी हो गई है, और इस दुनिया में हर नया दिन हमसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मांगता है दुनियादारी की, यानी दुनियादारी जिसको कहते हैं वो वज़न दुकानदारी। तो दुनियादारी सीखने के लिए हमें जो एक नया दिन मिलता है तो थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ हमें पहले की निस्बत ज़्यादा चाहिए होती है, और हमें जो रिस्पॉन्ड करना होता है वो भी क्विकली करना होता है। और जितना क्विक रिस्पॉन्स होगा उतना ही वो आदतों पर मबनी होगा। अगर आपको 5 मिनट सोचने का मौका मिलेगा, जैसे आप अक्सर देखते हैं इंटरनेट पे होता है कि जी ये क्वेश्चन है ज़रा फिलअप करें, तो अगर आप बहुत सोच सोच के करेंगे तो फिर वो उसका मकसद ही फौत हो जाएगा। उसमें क्विक रिस्पॉन्स, रैपिड फायर। अच्छा, जब आप सोच के बात करते हैं तो आप अपना इंटेलेक्चुअल ब्रेन यूज़ कर रहे होते हैं, और जब आप क्विक रिस्पांस देते हैं तो फिर आप आदत से ऑपरेट कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर आपने कोई चीज़ अपनी आदत के तहत चलानी है तो फिर पहले आपको अपनी आदतों पे काम करने की ज़रूरत होगी। और ये जो तेज़ रिस्पांस देना होता है, क्योंकि अगर आपने किसी के मैसेज का जवाब थोड़ी देर नहीं दिया तो वो और ज़्यादा तप जाता है, या अगर आपने किसी का फ़ोन नहीं उठाया कि अच्छा मैं पहले ज़रा अपने हवास इसके मुताबिक कर लूँ, इस मसले के मुताबिक, तो फिर भी लोग बुरा मनाते हैं। सो आपने हर सूरत एक रिस्पांस देना होता है,
और वो रिस्पॉन्स बाज़ औक़ात घर के अंदर लिविंग रूम में बाप के सामने या अपने खामद या बीवी के सामने देना होता है, और अगर आपने अपनी आदतों पे अच्छा काम नहीं किया हुआ और अच्छी आदतों को अपनी हड्डियों के अंदर तक नहीं समोया होगा, तो फिर जब भी आपको जल्दी जवाब देना पड़ेगा तो गलती का इम्कान जो है वो बढ़ जाएगा, और जब भी आपको सोच विचार के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे तो आप कम गलतियां करेंगे। लेकिन अब सोचने की इजाज़त नहीं रही, ज़माना इतना तेज़ है कि अगर आप सोचने बैठ गए तो एक और ही किस्म के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। सो आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना है और अपनी आदतों को नर्चर करना है, अपनी आदतों को स्ट्रक्चर करना है। आपको पहले से तयशुदा सोची समझी आदतें बनानी है, खुद रो आदतें नहीं बनानी जो आप और मैं ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ने पर कोई रवैये इख्तियार कर लेते हैं जो कि क्विक फिक्स होते हैं, जो वक्ती तौर पर मसले हल करते हैं। तो अब आप उस मसले की तरफ ज़रूर आ जाएं, क्योंकि हमने एक फ़ज़ा तैयार कर ली है जो कि एक शेर के मुतरादिफ मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ जी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सर जी ये किस तरह फिट होएगा? इस तरह फिट होएगा कि जो भी हमारे मसले हैं, ये जो खड़क सिंह है वो जब खड़कता है तो उससे फिर खिड़कियां खड़कती हैं सर जी, और फिर जब रद्द-ए-अमल आता है तो फिर वो खड़क सिंह खड़कता है। तो पांडे जहाँ पे पांडे होंगे वो खड़केंगे तो हाँ, तो उसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा कि हम सब तहम्मुल से और अच्छे अंदाज में आगे बढ़ के एक प्रोएक्टिव तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करें, और जब कोई बंदा कुछ हरकत करता है तो हम उसकी हरकत से क्यों लेके जवाबी हरकत ना करें, बल्कि हमारी अपनी सोची समझी कोई बात होनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ें। मैंने तो एक क्यों ले लिया, जो चीज़ याद ना आए और जो भूले उसको बार बार दोहराएं। शुमाइला इजाज़त है, नहीं मसला मैंने कहा अब ये ना हो कि इनका नाम मैं भूलूँ। डॉक्टर साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए और मेरे सामने आपकी भी। ये ख्वाजा लतीफ़ हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका हूँ, आजकल दुबई में सेटल्ड हूँ। इनकी उम्र तकरीबन 50 साल है। डॉक्टर सदाकत को एड्रेस कर रहे हैं। आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डील करते हैं, एडिक्शन को ट्रीट करते हैं, मगर आज मैं आपसे रिलेशनशिप और फैमिली सपोर्ट सिस्टम और फ्रेंड सर्कल की कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि मैंने लाइफ में पर्सनली एक फिनोमेना ऑब्ज़र्व किया है, मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ और गाइडेंस भी चाहता हूँ। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मगर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे अपनों से उतना फैज़ नहीं मिला, फ़ायदा नहीं मिला जितना सो कॉल्ड परायों से, यानी अपने बीवी बच्चों से कई मरतबा मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मुझे सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उल्टा मुझे लेट डाउन किया गया, हत्ता कि मेरे लिए मुश्किलात भी उन्होंने क्रिएट की। मेरे बहन भाइयों ने, कज़न्स ने जहाँ कई मरतबा मेरे काम भी आए, वहाँ पे कई दफ़ा मेरे फ्रेंड्स ने मेरी मदद की, वहाँ उन्होंने मुझे टफ़ टाइम भी दिए, जिससे मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई। मैंने उनसे कई मरतबा मदद मांगी तो उन्होंने कोल्ड शोल्डर भी दिया। उसके बरक्स वो लोग जो बज़ाहिर कुछ भी नहीं लगते थे, मेरे कोलीग्स, मेरे मातहत मुलाज़मीन, हत्ता कि जिन लोगों से मेरे शॉप्स में आना जाना होता है, वर्क प्लेस पर इंटरेक्शन होता है, जो मुझे करीबी तौर पर वैसे नहीं जानते बल्कि उनसे रस्मी तौर पर जानते हैं, राव रस्म रस्मी है, वो कई मरतबा जिनकी मैंने करियर में मदद की, जब जहाँ जैसे उन्होंने मुझे कभी परेशानी में देखा, उन्होंने मुझे आगे बढ़कर सहारा दिया, कई मरतबा गले लगाया, मॉरल सपोर्ट दी, कहीं पे फाइनेंशियल सपोर्ट दी, कहीं बीमार पुरसी की। डॉक्टर सदाकत, जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो क्यों काम नहीं आते, और जो पराए लगते हैं वो कैसे अपनापन से भरपूर रवैयों से दिल में जगह बना लेते हैं, और कई मरतबा अपने दिल में गिरहें लगाकर दिल से क्यों उतर जाते हैं? डॉक्टर एजाज़, बात बड़ी सिंपल सी है अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये दुनिया जिन प्रिंसिपल्स पर चलती है उसके बड़े हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरियन हैं जो कि कभी बदलते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जो ग्रेविटी की फोर्स है ये तयशुदा है,
इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता। ट्रू। ये जो हरकत के कवानीन है जिसे न्यूटन ने डिस्कवर किया जी, ये बदलते नहीं हैं। करेक्ट। ठीक, इसी तरह लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी नहीं बदलते कि आप कोई चीज़ बोते हैं तो फिर क्या काटते हैं, कैसे समरात सामने आते हैं, कैसे सब्जियां, फल और पौधे, हैवानात और तब नबातात का जो तबका है। तो कुदरत के जो कवानीन हैं, जो यूनिवर्स के कवानीन है, ये जो खित्ता अर्ज़ के कवानीन है, वो बदलते नहीं हैं। ओके, वो पक्के हैं, हार्ड एंड फास्ट है। गुड। लेकिन इंसानों के जो अपने कवानीन हैं जिनके ऊपर इंसान ऑपरेट करते हैं, ये बदलते रहते हैं, ये कोई पक्के नहीं हैं। वाह। हालांकि हिकमत है, अल्लाह ने अपनी ख़ास मसलहत से ऐसा ही बनाया है सिलसिला। इंसानों की निस्बत हैवानात काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं और वो एक जैसे मौक़ों पे काफ़ी मिलते जुलते रवैये इख्तियार करते हैं और हमें हैवानात से डील करते हुए ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि वो एक ट्यून पे लग जाते हैं और उस ट्यून पे वो डांस करते हैं। लेकिन इंसान एक ही सिचुएशन में मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आप दे देंगे। ओके। किसी बंदे पे मुसीबत पड़ी है, वो डिप्रेस होकर ख़ुदकुशी करने चल पड़ता है। किसी बंदे पे मुसीबत पड़ी है, वो उसे बतौर चैलेंज के ले लेता है और कहता है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। किसी के वालिद की वफ़ात होती है तो वो कहता है कि जी मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारियां आ गई हैं, तो मैं एक बहुत ही अब ज़िम्मेदार इंसान बन जाऊंगा। अब मैं संजीदगी के साथ मामलात को चलाना शुरू करूंगा। मैं अपने बहन भाइयों या दीगर लोगों की ज़िम्मेदारियों को और आसान तरीके से पूरा करूँगा। ठीक है। कोई और बंदा है जिसके फादर की डेथ होती है तो वो कहता है लो जी उन तक को पूछे ना लगे गया तो मैं अल्ले तल्ले करूँ, मौजी मौजी। किसी खातून के खामद की डेथ होती है तो वो दर दर भीख मांग के अपना पेट और बच्चों का पेट पालना शुरू करती है। किसी और औरत का खामद फौत होता है तो वो कहती नहीं बेकारी नहीं बनूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से कमाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी और इज़्ज़त नफ्स की दौलत को बढ़ाती रहूंगी और किसी के ज़ेरे एहसान नहीं रहूंगी। तरबियत, ब्रॉट अप, सैकड़ों फैक्टर्स और कोई पिछले 300 साल से साइकोलॉजी नशोनुमा पा रही है और हर 15-20 साल के बाद साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ ऐड करते हैं कि अच्छा इंसान यूँ भी करते हैं, अच्छा इंसान यूँ भी करते हैं, अच्छा यूँ हो तो ये यूँ करते हैं। लेकिन हतमी तौर पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप बहुत जहाँ दीदा हैं, अगर आप बहुत दुनियादार हैं, आपका बहुत तजर्बा है, आप बहुत तालीम याफ्ता हैं, आप सोच विचार करने वाले इंसान हैं, तो आपको काफ़ी क्याफे अंदाज़े हो जाते हैं कि इस सिचुएशन में लोग ऐसे करते हैं। ढेर सारे लोग हों तो मॉब साइकोलॉजी ये होती है और थोड़े लोग हों 1 to 1 वो ऐसे बिहेव करते हैं। अपने ख़ानदान में अपने बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं और आपके दफ्तर में मातहत जो है वो यूँ रद्द-ए-अमल देते हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट क्या रुख अख्तियार करने वाली है। जो असली सच्चाई है आखिरकार वो क्या है, नोबडी नोज़ इट, लेकिन कुछ ना कुछ क्याफा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंसान रोबोट नहीं होते कि वो आपके तयशुदा प्रोग्रामिंग के मुताबिक रद्द-ए-अमल दें। और अगर इंसान रोबोट होते तो शायद ये दुनिया बहुत बोर होती, क्योंकि फिर हुकूमतें और मुक़्तदर लोग या ताकतवर लोग अपनी मर्ज़ी से दूसरों को हाँक रहे होते। लेकिन आप देखते हैं कि इंसान आखिरकार अपनी मर्ज़ी का फिर आखिर खुद ही मालिक है और कोई उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तोड़ मरोड़ के उससे अपनी मर्ज़ी के काम नहीं ले सकता फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुछ अरसे के लिए दबाव के हरबे इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर कर सकते हैं, दीवार के साथ लगा सकते हैं, बट वो फिर लोग बाउंस बैक करते हैं। एक रॉ तो चल निकलती है। आप इमोशंस इन्वोक तो कर सकते हैं, इवोक तो कर सकते हैं। आप एक रिस्पॉन्स जो है वो जिस तरह से कुछ आपने रूल्स बताए, तबई रूल्स हैं, इस तरह से अगर आप किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हैं तो आप उससे यही तवक्को रखेंगे कि अगर वो समझदार है तो वो भी आपके साथ अच्छा रवैया रखेगा। आप इम्कानात पे काम कर रहे होते हैं, आप इम्कानात बढ़ा रहे होते हैं
अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रद्द अमल लेने के लिए। आप इम्कानात पे बात कर रहे होते हैं और आप जब दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर ज़िंदगी में जो कुछ बीती है या जो कुछ उसके तजर्बात हैं जी, या जो कुछ उसके साथ लेन देन हुआ दुनिया में, या जो कुछ उसने फैज़ पाया या सज़ा पाई जी, वो उसके मुताबिक रद्द अमल दे रहा होता है। वो अपने तजर्बात का पाबंद होता है। आप बतौर एक दुनियादार और समझदार इंसान के इम्कानात बढ़ा रहे होते हैं और आप कितना भी सड़क पे एहतियात से चल रहे हों और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कर रहे हो तो कोई ना कोई मोटरसाइकिल का पहिया हवा में उठा के हर्ल करता हुआ आपके साथ आ टकराए, तो ये ऐन मुमकिन है कि आप बेबसी के साथ उस हादसे को देख रहे हो। ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि आप कोई गारंटीड तरीक़ेकार नहीं इख्तियार कर सकते जिससे कि दूसरा आपको परेशान ना करे, हर्ट ना करे, लूट मार ना करे, बैक स्टैबिंग ना करे और आपके मुफादात को मजरूह ना करे और आपके साथ धोखाधड़ी की वारदातें ना करे। राइट, ये आप यकीन के साथ हतमी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। एग्रीड। तो जब अपने इस तरह करते हैं तो हमारी एक अज़ली गलत फहमी है कि नहीं, अपने नुकसान नहीं देते, पराए नुकसान देते हैं, पराए नुकसान नहीं देते, हैवानात नुकसान देते हैं। अब सब कुछ बदल गया है, हैवानात कभी नुकसान नहीं देते, पराए शाज़-ओ-नाज़र नुकसान देते हैं। ज़्यादातर नुकसान अपनों से पहुंचता है जिनकी एक्सपेक्टेशंस आप वायलेट करते हैं और जब उनके जज्बात ऊपर आ जाते हैं और अक्ल व दानिश पीछे चली जाती है तो फिर अपने आपके साथ बाज़-औक़ात वो सलूक करते हैं जिसकी आपको तवक्को नहीं होती। और अपनों पे ही क्या मौक़ूफ़, इंसान खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में बहुत कामयाब होता है। बाज़-औक़ात लोग अपने मुफादात को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, लोग डेलिब्रेट सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं। तो अगर इंसान जो कि अपने आप को अजीज़ जान रखता है और अपनी जान के दरपे हो जाता है तो भाई दूसरों का रिश्ता तो आपसे कुछ कम ही होता है आपके अपने साथ रिश्ते की निस्बत। तो अगर हम अपनी ज़हनी सेहत पे बाज़ औक़ात काम नहीं कर पाते और हमारी नफ्सियात ख़राब हो जाती है, मायूसियों की गहराइयों में हम खो जाते हैं या खुशियों के आसमान पे हम परवाज़ करने लगते हैं और गलत फ़ैसले करते हैं, रिस्की बिहेवियर रखते हैं, तो जब हम अपने साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं तो फिर हमारे रिश्ते नाते दूसरे लोग जब हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं तो फिर इतना अचंभे की बात तो नहीं है। और सर सरप्राइजिंगली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे होते, यानी अपनों से नुकसान, यानी यहाँ पर जो फैमिलीज़ को हम डील करते हैं तो वो अपनों से ही नुकसान उठा रहे होते हैं एंड वो दे आर ओके विद इट कि अब नहीं, इससे कोई हमें मसला नहीं है। ये चाहे बेशक हमें इमोशनली हर्ट करता रहे, फैमिलीज़ बच्चे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, फियर से पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं कि नहीं अगर अब हमने इनको कुछ कह दिया इन रिटर्न कि ये मत करें, इस तरह से मिसबिहेव या आप हर्ट कर रहे हैं। बाज़-औक़ात फैमिलीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इतनी सी बात कहना कि जी आपकी ये बात हमें तकलीफ़ दे रही है, कहते हैं ये बुरा महसूस कर जाएंगे। एक्चुअली इंसान की जैसे तवक्कुआत बढ़ती चली जाती हैं तो ऐसे बाज़-औक़ात तवक्कुआत गिरती चली जाती हैं। जब किसी के यहाँ कोई बेटा पैदा होता है और बहुत पिंक क्लाउड आता है, बहुत आप एक्सटेटिक फीलिंग्स में चले जाते हैं और आप अपने आप को कोई बादशाह समझते हैं और आप समझते हैं कि आपका बेटा आपसे भी बड़ा बादशाह होगा और आप समझते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम देगा, वो आसमान पे सितारे की तरह चमकेगा, वो डॉक्टर, इंजीनियर या डिप्टी कमिश्नर या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और फिर जब वो स्कूल जाना शुरू होता है और पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता और फिर जब वो टीनेजर होता है तो वो सारा दिन वक्त ज़ाया करता है यूनिवर्सिटी में और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फिर नीचे लाना शुरू करता है। तो आप कहते हैं चले डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी नहीं तो एक बीए तो कर ही लेना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो रहें। और फिर जब वो सिगरेट पीना शुरू करता है और नशा करना शुरू करता है और बुरे लड़कों के साथ फिरना शुरू करता है तो हम कहते हैं कि चलो ना पढ़े लेकिन वालिद के साथ कामकाज में तो जाना शुरू कर देना। चलें ये कम अज़ कम मिनिमम हमारे लिए कोई बाइसे आज़ार तो ना बने, चलें ये घर के शीशे खिड़कियों के तो ना तोड़े,
चलें ये जो पटक पटक के दरवाजे फेंकता है ये इस तरह तो ना करे, चलें ये जो बदज़बानी करता है ये तो ना करे, चले एक गिलास पानी नहीं देता तो गाली गलौज तो ना करे। तो कहीं ना कहीं इंसान सौदेबाजी करते करते, जैसे कई दफ़ा लोग मार रोड पे कालीन बेचते हैं तो वो कहते हैं 15,000 का, और बाद में वो फिर 100 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तवक्कुआत नीचे आती चली जाती हैं और हम बहुत मुश्किल महसूस करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरिट पे मुज़ाकरात करते हुए। हम उन्हें ग्रेस मार्क्स देते हैं, हम 30 के 33 करते हैं, फिर हम 25 के 33 करते हैं, फिर हम 20 के 33, फिर हम 0 के भी 33 करने पे तुल जाते हैं, क्योंकि कोई हमारा अपना होता है। हमारे साथ लोग आके बात करते हैं अपने बेटे के बारे में, अपने खामद के बारे में, और बड़ी तकलीफ दे बातें बताते हैं, और फिर सडनली उनके दिल में तकलीफ़ शुरू हो जाती है और वो कहते हैं नहीं एडा भी बुरा नहीं है, वैसे चंगा दिल दा बहुत अच्छा है, गैरों को सड़क बहुत अच्छी पार कराता है, बुज़ुर्गों के साथ बहुत मेहरबान है, दूसरे लोगों के बुज़ुर्गों के साथ, और अपने दिल की तसल्ली के लिए फिर वो अपने दिल को सहारा देने के लिए वहाँ वो चीज़ तलाश कर रहे होते हैं जहाँ कि वो चीज़ नहीं होती। कई मरतबा हम अपनों से जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो पूरा नहीं होता, और जो पराए होते हैं वो हमारी हेल्प करने पे आ जाते हैं। मुझे एक पुराना गाना डॉक्टर साहब याद आ गया, जिसके कुछ बोल ये हैं कि अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था। मेहदी हसन का गाना है, आपने तो मैं कार सुना होगा। तो कई मरतबा जो है इस तरह से भी फिनोमिनाज होते हैं। मगर डॉक्टर साहब आपकी ये इस तरफ तवज्जो चाहूँगा कि क्या जो जुल्म करता है, जो सख्ती करता है, जो हमें बैक स्टैब करता है, जो हर्ट करता है, उसका ही कसूर होता है या कहीं पे ये हमारा भी कसूर होता है कि हमने वो सहा क्यों, हमने टॉलरेट क्यों किया, हमने अपनी लिमिट क्यों ऐसी वास्ट कर दी कि उसने हमें हर्ट कर दिया? इजाज़ भाई हमारा ही कसूर होता है। मुझे ज़िंदगी में किसी की तरफ से कोई बराह रास्त तकलीफ़ नहीं पहुंची, और जब भी तकलीफ़ पहुंची मैंने जब प्रो किया तो बीच में अपना कसूर निकल आया। अब वो अपना कसूर बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो बहुत प्यारा लगता है, अपना कसूर बहुत मासूम लगता है। अपना कसूर जो होता है वो एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक रवैया लगता है, वो लगता है जैसे हम बहुत महान हैं, बहुत अजीम हैं। तो अपना कसूर जो होता है वो ये होता है कि हम लिमिट सेट नहीं करते, हम हदें सेट नहीं करते। हम पहले दूसरे को कहते हैं कि अच्छा तुम हमलावर हो जाओ, हदें क्रॉस करो, हमारी तरफ आ जाओ, और जब हमें दुखन बहुत ज़्यादा होती है फिर हम बाँ करने लगते हैं, फिर हम चीखो पुकार बहुत करते हैं। देखिए जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो एक्चुअली अगर कोई एक बंदा गुस्सा करता है तो दूसरे बंदे का रोल बाज़ औक़ात गुस्सा दिलाने का होता है, वो इरिटेट करता है, वो नेगिंग करता है, वो प्लीडिंग करता है, या कोई गलती करता है या कोई कसूर करता है तो उसका भी कसूर होता है। इसी तरीके से जब तवक्कुआत दूसरे पूरी नहीं करते तो हमने पहले से बाज़ औक़ात तय ही नहीं किया होता कि मैं क्या करूँगा और आप क्या करेंगे। हमने रूल्स ऑफ द बिज़नेस तय नहीं किए होते, हमने जो मुआहदे किए होते हैं ज़बानी या लिखे हुए उसमें शराइत को सही तरह वाज़ेह ही नहीं किया होता। हमने हमेशा आज के अमन के ऊपर फोकस रखा होता है कि आज का दिन थोड़ा अमन से गुजर जाए। हमें आज कल और परसों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, और हम इन दी लॉन्ग रन जो बेहतरी छुपी होती है इक़दामात में उस पर तवज्जो हम नहीं दे रहे होते। हम हमेशा कुछ अपने आप को एंटाइटलमेंट के अंदर रखते हैं। हम समझते हैं कि हम यूँ करेंगे तो दूसरा रेसिप्रोकेट करेगा, जिसे सलामी का कानून कहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँगा, किसी मौके पे कुछ रकम दूँगा तो आप भी ऐसे ही किसी मौके पे फिर मुझे कुछ रकम देंगे, जैसे लोग सलामियाँ देते हैं, न्यूंदरा पाना। तो हकीकी ज़िंदगी में हम समझते हैं कि किसी के साथ अगर हम खीर भेजेंगे हमसायों को तो वो अगले दिन ज़रूर हमें गजरेला भेजेंगे या कुछ मिलती जुलती चीज़ भेजेंगे। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अब हम नहीं ना भेजते तो अब आता भी नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम कोई कहता है तो नॉर्मली हम वालेकुम सलाम कहते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है इस्लामी का कानून। लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो ज़रूरी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर क्या
ये रूल्स बदल गए हैं। मैंने बचपन में जो रूल्स देखे थे, नेकी कर दरिया में डाल, तो अब है कि नहीं भाई, नेकी करके दरिया में क्यों डालना है, उसे संभाल के रखें। तो इसी तरीके से और बहुत सारे कर भला सो हो भला। अच्छा भाई, आप देखभाल के भला करें, किसी का बंदे को देख के भला करें, हर एक के ऊपर आप भला करी जाएंगे। जो वापसी में भला नहीं करता तो वो समझेगा कि आपके और उसके दरमियान यही रिश्ता है कि आप भला करेंगे और वो जवाबन भला नहीं करेगा। और मेरे जब पलाव है, हाँ वो बात ज़्यादा बेहतर है जब कोई आपकी ज़िंदगी में आके बार बार कहता है कि मुझे नवाजें, तो आप कहते हैं कि अल्लाह भला करेगा और माफ़ कर दें हमें, जैसे आप ऐसे मौक़ों पे करते हैं। मेरिट को जब हम गैरों के लिए रखेंगे तो देखिए, गैर आप कह रहे थे कि अच्छा सलूक करते हैं जी, और मेरिट को अपनों से आप दूर रखेंगे, अपनों को मेरिट जैसी खूबसूरत चीज़ से महरूम रखेंगे, तो फिर आपके अपने और मेरे अपने ये नहीं सीखेंगे कि सही तर्ज़ अमल क्या है। जब तक लोगों को कंसिक्वेंसेस नहीं मिलते, जब तक लोगों को नताइज नहीं मिलते अपने किए कि इस दुनिया में, तो वो इस दुनिया में नहीं बदलते। क्योंकि अगर लोगों को बुरे नताइज मिलेंगे दूसरी दुनिया में, तो वो दूसरी दुनिया में फिर बदल जाएंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि नताइज तो दूसरी दुनिया में मिलेंगे और उसके डर से वो आज बदल जाएंगे, अगर ऐसा होता तो लोग फिर कत्लो गारत तो ना करते, क्योंकि उसके नताइज होते हैं, फांसी की सज़ा होती है। तो चूँकि दुनिया में बहुत सारे लोग कत्लो गारत करते हैं और उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, तो लोग समझते कुछ नहीं होता कि एवं गल्ला बनी हुई है। ठीक, तो दुनिया में जब हम मेरिट को अपहोल्ड करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं या मुआशरों में करते हैं, तो सूरत हाल ज़रा बेहतर नज़र आती है बनिस्बत घर के अंदर जो सूरत हाल होती है, जहां आप मेरिट को बिल्कुल लागू नहीं होने देते। आप कहते हैं कि नहीं, अपनों के साथ तो मेरिट नहीं करते, उनको तो डिस्काउंट देते हैं, उनको तो ग्रेस मार्क्स देते हैं, उनको तो बार बार मौके देते हैं कि वो आपसे फ़ायदा उठाएं और जवाबन वो कुछ भी करें, आप अपने फ़ायदे की रट लगाए रखते हैं। तो मेरिट अगर कोई बहुत खूबसूरत चीज़ है, तो फिर अपनों को इस खूबसूरत तोहफे से क्यों महरूम रखा जाए? लेकिन सर, इसकी एग्जीक्यूशन डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगी? यानी पहले आपका नज़रिया ये है कि आप नवाजते हैं, आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन उसी मेरिट को जब आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, मेरिट क्रिएट घर में लेकर आ रहे हैं मेरिट, तो घर वाले तो समझेंगे कि अब ये ज़रा चेंज हो गया है और ये बदल गया है और ये मुझसे प्यार नहीं करता, बिकॉज उसके तो मेरिट्स प्यार करने के यही है ना। देखिए, आप किसी पैरामीटर पे चल रहे होते हैं और आप किसी एथिक्स पे चल रहे होते हैं, आप किसी वैल्यू पे चल रहे होते हैं, आप किसी असूल और कानून पे चल रहे होते हैं, तो आपके दिल में इत्मीनान होता है कि आपका तर्ज़ अमल सही है। आप हार्श नहीं होते, आप दूसरों के साथ नामुनासिब रवैये इख्तियार नहीं करते, पर आप अपने हकूक़ की बात करते हैं, आप अपनी हदों की बात करते हैं और डोर मैट नहीं बनते, आप एग्रेसिव नहीं होते और आप पैसिव भी नहीं होते। तो इसके लिए जो आपको सीखने का अमल है उसमें शामिल होना पड़ता है, कसरत करनी पड़ती है, तो मसल्स बनते हैं ना। तो जो मेंटल मसल्स होते हैं या जो रवैयों के मसल्स होते हैं वो भी इसी तरह बनते हैं। अगर आप सब्र की पॉलिसी पे चले जाएं तो बेहतरी आती है, सब्र इंतज़ार को कहते हैं। अगर आप इन दी लॉन्ग रन अपने आप को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं तो सब्र की पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, यानी इंतज़ार की पॉलिसी पे जाना पड़ेगा और क्विक फिक्स से परहेज़ करना होगा। जो असल इन्फेक्शन है उसको टारगेट करना होगा। जो सिम्टम्स हैं, जो बुखार चढ़ा हुआ है, एस्प्रिन की 2 गोलियों से उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो मसला बिगड़ जाएगा। तो व्हाट इफ़ कोई समझे ही ना कि मसला है, मतलब बहुत दफ़ा तो पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि हमारा जॉब है देना, और हर्ट भी हो रहे होते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला ही नहीं अगर समझ रहा तो उनके लिए फिर देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स रहनुमाई फ़राहम करते हैं या तजर्बाकार वालिदैन रहनुमाई फ़राहम करते हैं, जैसे आपके पास अनगिनत मिसालें हैं उन वालिदैन की जिन्होंने इन असूलों को अपनाया और फलाह पाई। वेरी ट्रू। तो आप अगर उनको कहें कि आप नाइव या नए वालिदैन के साथ इंटरेक्ट करें, जैसे हम ट्रायंगुलर काउंसलिंग में करते हैं, जहां हमारे बहाल शुदा मरीज़ बैठे होते हैं, उनके पेरेंट्स बैठे होते हैं और साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, तो इसको हम ट्रायंगुलर काउंसलिंग कहते हैं। ये यूनिक किस्म की काउंसलिंग है जो कि यूनिक टू विलिंग वेज है। दुनिया में अमूमन
ऐसा नज़र नहीं आता मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में या अदारों में कि आप मुतहारफ फ्रीकैन को सामने इकट्ठे बैठा के बातचीत कर रहे हैं और स्मूथली बातचीत होती हो, जैसे कि यहाँ पे एक मिरेकुलस रवैया है जो मरीज़, उनकी फैमिलीज़ और साइकोलॉजिस्ट आपस में मिल बैठते हैं और हर थोड़ी देर के बाद कह के गूंज रहे होते हैं और सब हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं और लर्न कर रहे होते हैं और ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं। तो जो वालिदैन सीखना चाहते हैं वो आके खामोशी से ऐसी महफिल में बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह जो बेहतर ज़िंदगी की तरफ फैमिलीज़ चली जाती हैं, वहाँ वालिदैन और औलाद या मियाँ बीवी आपस में कैसे तबादला ख्यालात करते हैं और साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी में वो अपने गिले शिकवों को कैसे सामने लाते हैं और फिर एक पंचायत के अंदाज में जो इज्तमाई शऊर होता है वो प्रिवेल करता है। और जब आप बैठे होते हैं किसी महफिल में और 40-50 लोग होते हैं तो किसी एक बंदे के लिए असर को कबूल करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों की बात में असर होता है या फिर किसी एक बंदे की बात में असर होता है जो ज़िंदगी में कोई मकाम बनाता है जिसे आप तस्लीम करते हैं। जैसे एडवर्टिज़मेंट्स में सेलिब्रिटीज़ को डाला जाता है, जैसे लीडर्स बात करते हैं तो लोग असर लेते हैं। तो इसी तरीके से ढेर सारे लोग जो कि एक तजर्बे में से गुज़रे होते हैं और इज्तिमाई तौर पर बताते हैं कि हमने ऐसा किया तो इससे फ़ायदा हुआ। तो एक छोटी सी बात जो आपने पहले कहा कि काफ़ी मुश्किल होती है जब हम मेरिट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मुझे अच्छी तरह पता है बहुत तकलीफ दे काम है और बहुत दफ़ा मैंने मेरिट को अपहोल्ड किया तो बहुत दफ़ा मैंने मेरिट को अपहोल्ड नहीं किया। तो जब मैंने मेरिट को अपहोल्ड नहीं किया तो मुझे बड़ी आसानी लगी, पर फिर मुझे बहुत दाम चुकाने पड़े उसके। लेकिन जब मैंने मेरिट को अपहोल्ड किया तो मुझे अपने सीने को काफ़ी संभाल के रखना पड़ा। दिल उछल उछल के बाहर आता है तो फिर उसको कायम रखना पड़ता है। आपको अपने दिल को समझाना पड़ता है कि तुम आराम से बैठो, मैं अपने बच्चों के या प्यारों के मामलात से डील कर रहा हूँ, तो तुम बीच में मत पड़ो। और आप फिर मेरिट को अपहोल्ड करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर हमारा ये अकीदा है जो कि है, तो फिर हम इंतज़ार क्यों नहीं करते कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरी के असबाब पैदा करे और हम असूल पे चलें। हम वो गलतियां ना दोहराएं जिनकी तवक्को हम रखते हैं कि दूसरे ना करें। तो फिर जब हम मेरिट पे चलते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं और अपने दिल को संभाल के रखते हैं और वक्त को गुज़रने देते हैं और दरियाओं के नीचे, पुलों के नीचे जब दरियाओं में से बहुत सारा पानी गुज़र जाता है तो आखिरकार आप देखते हैं कि वो ज़रखेज़ी का बायस बनता है और हमारी ज़िंदगी में उससे रोशनी आती है, किरणें चमकती हैं और बेहतरी के दिन सामने आने लगते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये फिर इस दुनिया का कानून है जो हार्ड एंड फास्ट है कि जब आप कोई इकदाम करते हैं तो उसके नताइज होते हैं। आप अच्छे इकदाम करते हैं तो उसके अच्छे नताइज होते हैं, आप अच्छे इकदाम नहीं करते तो उसके बुरे नताइज होते हैं। सर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी इससे बहुत ज़्यादा, यानी जिस जो प्रोसेस आपने बताया, इससे रिलेशनशिप तो बेहतर होता ही होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। असल बात यह है कि आप अपनी इज़्ज़त करने लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब आपका तर्ज़ अमल ऐसा हो कि जिसके नतीजे में आप अपनी इज़्ज़त कर सकें तन्हाई में, तो इसे मैं कामयाबी के मेराज कहता हूँ कि अगर आप अपनी इज़्ज़त करते हैं सब कुछ जानते हुए अपने तर्ज़ अमल को, तो इसका मतलब है कि फिर दूसरों के लिए भी अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगी और वो भी आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे। सो असल ये कि अपने तर्ज़ अमल को मेयारी बनाना और क्विक फिक्स से बचना। क्विक फिक्स इल्लतों को कहते हैं जो वक्ती तौर पर हम नताइज ज़बरदस्ती अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरह रिश्वत दे के, किसी न किसी तरह गलत चीज़ को कबूल करके, किसी न किसी जगह गलत मामले में झुक के या बात मान के। अगर हम समझते हैं कि हमारा तर्ज़ अमल मेयारी है तो नहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ हम अपने नुक्ता नज़र पे ठहर सकते हैं और दूसरों को गुस्से का निशाना बनाए बगैर अपना नुक्ता नज़र उन तक पहुंचा सकते हैं और फिर इंतज़ार कर सकते हैं ग्रेसफुली कि अल्लाह ताला गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करे और हमारी बेबसी को ख़त्म करे और हमारी हिम्मत में इजाफ़ा करे और हम पेशगोई कर सकें
अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात में कुछ इसी तरह, जैसे हम आजकल कह सकते हैं कि सर्दियों की आमद है, इतनी वाज़े पेशगोई हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसानों के साथ तालमेल बनाते हुए इतनी वाज़े पेशगोई करना काफ़ी मुश्किल होता है। सर, एक विक्टिम मेंटालिटी भी बहुत कॉमन है कि जब कोई हमारे साथ बहुत बुरा करता है तो बाज़-औक़ात हम अपने बारे में भी कुछ अच्छा महसूस नहीं करते और विक्टिमाइज्ड फील करते हैं और हमें लगता है कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है क्योंकि किसी और ने हम पर जुल्म किया है, तो फिर उसी को बदलने की ज़रूरत है। रोज़ हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, पेशा वराना तौर पर हमारी मुलाकात होती है जिसमें लोग हमें बताते हैं कि देखिए मैंने फ़लाँ के साथ ये अच्छा सलूक किया, ये अच्छा सलूक किया, और फिर मैंने फ़लाँ के साथ ये और अच्छाई की, ये मैंने नेकी की, ये मैं बुरे वक्त में काम आया, फिर जब मेरा वक्त आया तो देखिए उसने ये किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं दिल में सोचता हूँ कि फिर ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। We teach people how to ये treat जो us. हम लोगों को सिखाते हैं, जो आपने कहा, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, और जब कोई पहली दफ़ा हमारे मुंह से ये बात सुनता है उसको काफ़ी गुस्सा चढ़ता है। हमारे लोग जब आते हैं हमारे पास क्लाइंट्स और आके अपने शिकायत के अंबार लगाते हैं तो हम उन्हें बताना शुरू करते हैं कि क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है आपको अपने रवैये में, जबकि वो चाह रहे होते हैं कि हम कान से पकड़ के उस बंदे को लाएं, ठीक है, और मुर्गा बनाएं और उसके ऊपर 2 ईंटें भी रखें और उसको तंबीह करके भेजें। तो नहीं, वर्किंग ऑन मी फर्स्ट की असल बात है। जब हम अपनी ज़ात पे काम करने शुरू करते हैं, अपनी ज़ात को पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत को महसूस करने लगते हैं और रोज़मर्रा अपनी जिस्मानी, ज़हनी, मुआशरती सेहत को बेहतर बनाते हैं, दूसरे लोगों से ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं, अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाते हैं और अपने रवैयों को वैल्यू का ताबे बनाते हैं। जब हम कानून के, शरा के पाबंद होते हैं, जब हम इखलाक के पाबंद होते हैं, जब हम सोसाइटी के, मुआशरे के पाबंद होते हैं, जब हम दुनिया की जो एक मुतहर्रक बॉडी है जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, जब हम उसके चार्टर के पाबंद होते हैं तो फिर ज़िंदगी में खूबसूरती नुमायाँ होना शुरू होती है और हम अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, बिफोर वी क्लोज टुडेज़ प्रोग्राम, आपने जो बातें की प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप के मुतालिक आपने ज़्यादा बातें की। एज ए फादर एट टाइम्स यू वांट टू डिसिप्लिन योर किड्स और आप उनका बेस्ट इंटरेस्ट आपके जहन में होता है और आप सोचते हैं कि मैं इनको सुबह उठाऊंगा, एक डिसिप्लिन दूंगा ताकि इनको पता चले, थोड़ा सा टफ़ बनाऊंगा। और वही बच्चे जो हैं जब आप उनको बना के किसी जगह पे पहुंचाते हैं तो कहते हैं जड़ा तुसी सुबह 6 बजे सानू बिस्तर तो कट देंदे सोना, और ये जो आप हमारा ऊपर से लिहाफ उठा देते थे, मैं नहीं भूला, मैं आप अब्बा जी अभी भी मुझे आप पे गुस्सा है। you are trying to be good to them but you are principle centered, मगर फिर भी चीज़ें वापस आ जाती हैं। How to accept that gracefully? देखिए, वो एक बात कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नहीं होना चाहिए, यानी बादशाह से ज़्यादा बादशाह का वफादार नहीं होना चाहिए। तो हमारे बच्चे भी तो बादशाह होते हैं, शहज़ादे होते हैं हमारे, तो उनका वफादार होने की भी कुछ हदें होनी चाहिए। एक हद से ज़्यादा जब हम उनकी बेहतरी के पीछे पड़ जाते हैं क्रेज़ी होकर, तो वो रिएक्ट करने लगते हैं। बच्चे छोटी उम्र के तो जो हैं जिनके ऊपर हमारा इख्तियार ज़्यादा होता है, तो फिर टीनेजर होते हैं तो इख्तियार कम हो जाता है, फिर 18 साल की उम्र से ज़्यादा होते हैं तो इख्तियार ना होने के बराबर रहता है। तो आप बुरा भला समझाते हैं और फिर आप उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने देते हैं, और अगर उनकी मर्ज़ी करने से नताइज मनफी निकलते हैं और तकलीफ़देह निकलते हैं तो आप उन्हें उन कंसिक्वेंसेस को ज़रा भुगतने दें। ये जो आप फायर फाइटिंग के लिए बीच में आते हैं और उनकी तकलीफ़ों को अपनी जान पर लेते हैं, तो सारा मज़ा उनका और सारी तकलीफ़ आपकी। रिश्ता तो बड़ा ख़ास है पर सौदा बुरा नहीं। बच्चों से प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, पर हद से ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता। आपके बच्चों के लिए आपका प्यार उतना होना चाहिए कि जिसमें उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि प्यार से, अगर आपके प्यार से उनको नुकसान पहुंचे तो फिर आप समझ लें कि वो प्यार हेल्दी नहीं है।
क्योंकि अगर आपकी मोहब्बत, आपकी दोस्ती किसी के साथ है तो उसको फ़ायदा होना चाहिए, और अगर आप कोई ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार कर रहे हैं कि जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो आप अपने तर्ज़ अमल को बदल के देखें, हिकमत अमली को बदल के देखें। अगर हम अपने बच्चों के साथ एक रवैये के साथ चल रहे हैं तो फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दूसरा रवैया बदल के देखें, उससे फ़ायदा ना हो तो तीसरा रवैया बदलें, फिर चौथा रवैया बदलें, और आखिरकार आप ऐसे रवैये तक पहुँच जाएंगे कि जिससे आपके बच्चों को फलाह मिलेगी और आपको भी इत्मीनान मिलेगा। और आपके जो रवैये हैं बच्चों के साथ, वो कानून के मुताबिक होने चाहिए, वो इखलाक के मुताबिक होने चाहिए, शरअ के मुताबिक होने चाहिए, और रस्म व रिवाज के मुताबिक होने चाहिए। अगर आपको कहीं अपने रवैयों के बाद एहसास गुनाह होता है, तो आप समझ लें कि आपके रवैयों का जायज़ा असर नौ लेने की ज़रूरत है। तो रवैयों के साथ साथ नज़रियात को भी बदलना, पेरेंटिंग के, जैसे सर ने नेचुरली ये दुनिया ख्याल से और मूड से नफ़ा या नुकसान बहुत उठाती है। मेरी दुआ है कि सब वालिदैन अपने बच्चों के साथ बड़े शफ़क़त और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, और ये जो खुशियाँ हैं जो औलाद और वालिदैन के लिए दुनिया में है, ये दो तरफ़ा हों, और जिद्दोजहद से ऐसा ऐन मुमकिन है कि हम एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें जिसमें लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा शिकायत ना हो, और हम भी सब्र व तहम्मुल के साथ बेहतरी की तरफ चले जाएं। मिस आमना नवाज़, आपका बहुत शुक्रिया। मिस शुमाइला बतूल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। डॉक्टर सदाकत अली, थैंक यू वंस अगेन फॉर सच अ गुड डिस्कशन। मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपने आज की हमारी जो डिस्कशन है उससे फ़ायदा उठाया होगा, और बात जो है उसमें काफ़ी सारे पहलू थे, उन तमाम पहलुओं को लेके आप भी अपनी ज़िंदगी को इंशाल्लाह अपने प्यारों के साथ बेहतर बना सकते हैं, और मेरिट को अपहोल्ड कर सकते हैं, और उसी से फ़ायदे उठा सकते हैं, इनफरादी तौर पे भी, अपनी फैमिली में भी, और मुआशरतन भी। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।